नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार से, और हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष के न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है और रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने ये पढ़ा कि जो न्यूक्लियस में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है और आप स्कैटरिंग एंगल है, दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूले के बारे में। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला आपके जो था, वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला एन आई पे किस प्रकार से डिपेंड है, यानी नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पे किस प्रकार से डिपेंड है, तथा नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट पे किस प्रकार से डिपेंड है, एंड स्कैटरिंग एंगल पे किस प्रकार से डिपेंड है, एनर्जी पे किस प्रकार से डिपेंड है, और न्यूक्लियस के जेड नंबर पे किस प्रकार से डिपेंड है, वो हमने ज्ञात किया। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में मैं आपको बता के गया न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो हम चार्ज, मास नंबर, नाभिक का जो सिंबल है वो, उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है, ये सब हमने। रेडियस के बारे में भी मैंने आपको बताया। नियरेस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एल्फा पार्टिकल भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या है। डेंसिटी की डेफिनेशन देखिए कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो सघनता है उसको क्या कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की सघनता को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब, डेंसिटी का मतलब पार्टिकल आपके जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो कितने सघन हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। ये आपके जितने ज़्यादा आपके पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा सघनता न्यूक्लियर, ये सघनता आपकी, ये डेंसिटी सॉरी फॉर दिस, ये जो है इसमें जितनी ज़्यादा सघनता न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, सॉरी, ये आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। ये कितने हाईली आपके मौजूद हैं अंदर। ये आपका बाहर का जो मैंने दिखाया वो न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड जो प्रोटॉन है वो कितने सघन हैं, इस बात को क्या कहते हैं, नाभिक घनत्व कहते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट है नहीं सिलेबस में इसका। हाफ स्टेडर एक एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक के घनत्व का एक सूत्र दिया गया रेडियस के रिस्पेक्ट में। वो घनत्व का सूत्र ये प्राप्त हुआ, रो आर इक्वल टू रो नोट बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर बाई डेल। तो यहाँ पे रो नोट है वो क्या है, केंद्र का घनत्व है, आर आपकी रेडियस है नाभिक की, और डेल का जो मान है वो एक कांस्टेंट यानी 0.55 फर्मी, जिसको क्षीणता का माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षीणता का माप कहा जाता है। अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस जो आपने एक्सपोनेंशियल रूप से जो दिखाया डेंसिटी का, तो रो अपॉन रो नोट को अगर देखें तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है आपका। तो यहाँ पे नाभिक की क्या मानी जाती है, त्रिज्या मानी जाती है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि नाभिक की त्रिज्या, रेडियस है वो कहाँ तक होती है। अब घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो मास अपॉन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास को ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी न्यूक्लियस का मास किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके एटॉमिक मास यूनिट से अगर गुणा कर दें, AMU से गुणा कर दें, तो आपको क्या प्राप्त होता है, मास प्राप्त हो जाते हैं। और वॉल्यूम अगर किसी का ज्ञात करें तो 4π3 पाई आर क्यूब आएगा, ओके। यहाँ पे अगर AMU और 4/3 पाई आर नोट क्यूब बाई ए आपने अगर डिवाइड किया यहाँ पे, तो AMU का मान रखा, तो A से A तो कट गया। AMU का अगर मान रखें 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर
-27 और यहाँ पे 4/3 पाई और 1.1 यानी फर्मी मैंने लिखा है उसकी क्यूब। अगर इसको हल करें आप तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आता है। तो ये फिक्स है, यानी किस पे डिपेंड नहीं है। जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किस पे इंडिपेंडेंट है, आपके मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है। चाहे आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे आपके कॉपर का न्यूक्लियस हो, चाहे आपका मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, चाहे आपके पारे का न्यूक्लियस हो, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रहती है, मास नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है और इसका मान लगभग किसके बराबर होता है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये भी बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब में जो होते हैं वो 10⁴ कितने होते हैं, 10⁴ होते हैं। कंपटीशन लिहाज से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी की जो टर्म्स थी बस। अब अगला जो पॉइंट है, ये भी बड़े प्रश्नों में आने वाला पॉइंट है, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंटा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंटा ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इस प्रकार का एक पॉइंट था, जब आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ी थी उसमें भी ये विस्तार पूर्वक मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये 7वीं प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि नाभिक का जो आवेश घनत्व है मूल बिंदु के सापेक्ष मैंने रो लिया है। कितना लिया है, मूल बिंदु के सापेक्ष रो लिया। आयतन अल्पांश डीवी में उपस्थित आवेश जो डीक्यू है वो आवेश आपका कितना होगा, आयतन अल्पांश, एक छोटा सा आयतन अल्पांश यहाँ पे लिया, आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिया, यहाँ पे एक अल्पांश डीवी लिया। उस डीवी का अगर चार्ज देखेंगे तो डीवी में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा आपके, वो आएगा रो आर डीवी, क्योंकि एकांक आयतन में अगर आवेश रो है तो डीवी आयतन में कितना होगा, रो डीवी हो। जेड एक्स पर स्थित कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट मैंने दिखा नहीं रखा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर आयतन अल्पांश डीवी के कारण जो पोटेंशियल होगा वो डी फाई से रिप्रेजेंट किया है। के क्यू अपॉन आर होता है, तो डिस्टेंस इस अल्पांश की, इस एलिमेंट की आपकी ए है, तो यहाँ पे के डी क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और डी क्यू का अगर मान रखें तो डी फाई इक्वल टू क्या आया, के रो आर और डी वी बाई ए। यहाँ पे संपूर्ण के कारण अगर आपको निकालना है, संपूर्ण के कारण आपका इस पॉइंट पे अगर पी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालें तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास समीकरण नंबर 1 आए। अब यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे वेरिएबल जो राशियाँ हैं वो वेरिएबल राशियाँ आपकी ए है, और जिसका वॉल्यूम से रिलेशन अगर आप देखें तो ए अलग अलग पार्टिकल के लिए, यहाँ पे अलग अलग चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगी वो इस पी पॉइंट से अलग अलग होगी। तो हमारा पहला जो काम है वो 1/a की कैलकुलेशन है, और 1/a की कैलकुलेशन हम वेक्टर रूल से करेंगे। तो वेक्टर रूल में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को r, इस डिस्टेंस को अगर a एंड इस डिस्टेंस को कैपिटल R कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए R होगा, ये आपके R एंड R जो है A हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं एंड कैपिटल R है वो क्लॉकवाइज है। ओके, तो कैपिटल R इक्वल टू R स्मॉल r वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ए की जो वैल्यू है वो r माइनस आर आ जाएगी आपकी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लें, ए स्क्वेयर ले लें, आप ए स्क्वेयर कर लें, यानी ए का आप ए से ही डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आपके पास वैल्यू आएगी वो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोस थीटा अंडर रूट में आएगा। ओके, तो अगर इसका आप व्युत्क्रम कर दें 1/a, तो 1/a इक्वल टू 1/r स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोस थीटा अंडर रूट में, यानी इसकी पावर 1/2 यहाँ पर। ठीक है, तो 1/a इधर आपका है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1/r में कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/r में कॉमन लूँगा तो ये अगर ऊपर आएगा तो माइनस 1/2 हो जाए। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, यहाँ पे 1 + x की पावर अगर n हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है 1 + nx + n-1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वेयर प्लस सो ऑन। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट ये है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर जो r/r है, r/r है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इनको पदों को आगे पीछे सेट कर रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं। इससे जो गाते हैं उसके क्रमानुसार हम व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपके पास ये जो पद आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 1/a आएगा, वो आएगा 1/r 1 + r/r कोस थीटा प्लस r² r
स्क्वेयर मल्टीप्लाई ऑफ 3 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1/2 प्लस सो ऑन। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ये समीकरण अगर आप जो शुरुआत में जो आपके पास समीकरण आई थी, जो आपके पास ये जो समीकरण आई थी, समीकरण नंबर 1, इस समीकरण में अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में अगर आप इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट का देखें, प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से ऑन चलता जाएगा, तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं के अपॉन कैपिटल आर तो आपका कांस्टेंट है, के एंड कैपिटल आर दोनों राशियाँ हैं वो कांस्टेंट है, तो वो तो समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो मैंने जो प्रथम में समाकलन था उसको पी नोट से, द्वितीय में जो समाकलन था उसको P1 से, और तृतीय स्टेप में जो समाकलन था उसको P2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पी नोट है रो आर डी वी को एकल ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी मोनोपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट। अब मोनोपोल मोमेंट का मतलब क्या है? मोनोपोल मोमेंट, मोमेंटा क्या है? मोनोपोल मोमेंटा यहाँ पे किस पे डिपेंड है? आपका चार्ज पे डिपेंड है। चार्ज पे एकल कैसे बोला है कि रो डीवी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड जो स्टेप है उसको मैंने P1 से, जिसको मैंने क्या कहा है? डाइपोल मोमेंटा कहा है। थर्ड जो स्टेप है उसमें P2 को मैंने क्वाड्रपोल मोमेंटा कहा है। ओके, तो आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इससे आगे करवाऊँगा क्वाड्रपोल मोमेंटा के बारे में। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।